नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आवास में समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक। हिमालयी राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर। क्षेत्रीय विकास और साझा चुनौतियों के समाधान पर मंथन। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम। 10वीं का 92.10% तो 12वीं का रहा 85.11%। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को दी बधाई। संविदा पर 16 साल से कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमितीकरण का मामला। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को दिया 4 सप्ताह का समय। नियमों के तहत कार्रवाई के आदेश। चारधाम यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य विभाग की सख्ती। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में छापामारी। नियमों के उल्लंघन पर कई मालिकों को थमाया नोटिस। और उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट। मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर। 3 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और साझा नीति निर्माण की दिशा में अहम पहल की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हिमालयी राज्यों से समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय विकास को गति देने और साझा चुनौतियों के समाधान पर विस्तृत मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां काफी हद तक समान हैं और ऐसे में आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान से प्रभावी और व्यावहारिक नीतियां तैयार की जा सकती हैं। उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि जो राज्य किसी क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, उनके मॉडल को अन्य राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में लगभग 16 वर्ष से संविदा पर कार्यरत कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमितीकरण के मामले में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता के दावे पर नियमानुसार विचार करते हुए विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर एक नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय को इस प्रतिवेदन पर 5 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार 4 सप्ताह की अवधि में निर्णय लेना होगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शनिवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा परिणाम की औपचारिक घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में की गई। 10वीं में 92.10% और 12वीं में 85.11% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 10वीं में नैनीताल के अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक लेकर स्टेट टॉप किया। वहीं 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत और ऊधम सिंह नगर की सुशीला मेहंदी रट्टा ने 490 अंक लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। जिलावार रिजल्ट में बागेश्वर दोनों ही कक्षाओं में टॉप पर रहा। इस बार भी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा। शिक्षा मंत्री ने 12वीं की टॉपर गीतिका पंत से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा रखे हैं, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं। इनकी संख्या भी 7.5% है और
हमारा जो रामनगर का ईशान कोठारी है, उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर राज्य सरकार ने भी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा घोषित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल परीक्षा के टॉपर्स अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी से संवाद कर उनकी मेहनत की सराहना की। वहीं इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली गीतिका पंत, सुशीला मेहंदी रत्ता, आर्यन और वंशिका को भी फोन कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पित रहने और राज्य और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और मेधावी छात्रों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हल्ला बोलता नजर आ रहा है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस विषय पर चिंता जाहिर करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है और जानवरों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, यह अध्ययन का विषय है। चमोली ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाने के साथ जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए सुझाव भी दे। और वन्य जीवों का जो सामान्यतः जो व्यवहार है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, ये अध्ययन का विषय है। ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्यजीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो, तो सिर्फ आरोप लगा देना मात्र से काम नहीं चलता है। कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकारें भी दो बार चलाई हैं और प्रमुख विपक्षी दल भी है, जिम्मेदार लोग हैं, पहाड़ के हमारे अपने लोग हैं सारे। तो उनके पास अगर कोई पुख्ता कोई उसका इंतजाम हो सकता हो, कोई ऐसा कोई उनके पास कोई उसकी रेमेडी हो, तो सरकार के सामने सुझाव लाए ना। क्या दिक्कत है, हम सदन में बैठते हैं, सदन में भी उनके लोग बोलते हैं, वह आरोप लगाने के साथ साथ ये भी तो पता है हाँ भाई ये किया जाना है। 23 अप्रैल को हुई मंगलौर नगरपालिका परिषद में बोर्ड की बैठक के दौरान मोहल्ला चामरान खालसा का नाम सैनीपुरा रखे जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसी के चलते उत्तराखंड के राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर नगरपालिका पर अपना डेरा जमाने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद पालिका की तरफ से उन्हें नाम न बदलने का लिखित में आश्वासन दिया गया। देसराज कर्णवाल का कहना है कि दलितों का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव की बात करूं तो इसमें 2-3 खामियां हैं। एक तो सहमति लेनी चाहिए थी, दूसरा चमारान खालसा शब्द बुरा नहीं है, अपमानित शब्द नहीं है। अगर नगर पंचायत के लोग क्षेत्रीय पार्षद के विरोध में ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से दिखाते हैं तो ये गलत है। मेरा आज ये मांग है कि पुनः बैठक बुलाई जाए और सर्वसम्मति से जनभावनाओं के अनुरूप इसको खारिज किया जाए इस प्रस्ताव के। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रामनगर के एक साधारण परिवार से आने वाले अक्षत गोपाल ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।
रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक हासिल कर 98.2% के साथ टॉप किया। उनकी सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी। हर कोई अक्षत की मेहनत और लगन की तारीफ कर रहा है। खास बात यह है कि अक्षत ने बिना किसी ट्यूशन के यह मुकाम हासिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है और इसका जो श्रेय है मैं अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे भी मैंने करने का कुछ ऐसा सोचा नहीं। 11th में PCM लेने का सोचा है अभी। पापा टीचर और मम्मी हाउसवाइफ है। स्कूल में सभी शिक्षक और बच्चे जो हैं वो बेहद खुश हैं और हम सब खुश हैं और ये रामनगर के लिए भी एक जो है फ़ख्र की बात है। तो हम तो कहते हैं कि पूरे शहर में इससे खुशी का माहौल है। ये बच्चे को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और जिस बच्चे ने टॉप किया है ये तो वास्तव में बेहद गर्व की बात है इस विद्यालय के लिए और हमारे लिए। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस की भूमिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को विशेष सत्र के माध्यम से लाकर नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा में अपने चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करते हुए इस संशोधन बिल के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया। देखिए, मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनका धन्यवाद करती है। लेकिन उस बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास किया जाना था, कांग्रेस ने जो अपना चाल, चरित्र और चेहरा वहां पर से दिखाया, तो वो बरसों से का जो उनका चरित्र था वो देखने को मिला है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है। कांग्रेस चाहती तो उस बिल को पास कर सकती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो देश की आधी आबादी है और उनका उपयोग करने का काम किया, उनको दबाने कुचलने का काम किया। मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ कांग्रेस पार्टी सहित उनके सहयोगी दलों की, जो हमेशा से इस देश की मातृशक्ति के विरुद्ध का उन्होंने काम किया है। मातृशक्ति को अपमानित करने का उन्होंने हमेशा काम किया है। और हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून के MDDA कॉम्प्लेक्स में उनकी मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बहुगुणा भारत सरकार में कई पदों पर रहते हुए पहाड़ की चिंता करते थे और उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया। सीएम ने कहा कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से। अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत नेता बताया। कांग्रेस मुख्यालय में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का उनका वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था। हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर देहरादून में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खजान दास ने कहा कि बहुगुणा जी पहाड़ की आवाज थे और हमेशा उन्होंने जनहित, सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता दी। उनका जीवन सादगी और संघर्ष का प्रतीक रहा, जो आज भी सभी के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी और तमाम माननीय मंत्रीगण और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विजय बहुगुणा जी भी यहाँ पर थे। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको हर समय हर पल, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे जन्मदिवस है, उनको याद किया जाएगा। जिस तरह से भारत के विकास में और उत्तराखंड के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में जो एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और आज हम बात करते हैं पर्वतीय विकास मंत्रालय, ये माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की देन है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अनेक मंत्रालय उनके पास रहे और उन्होंने चिंता की है हर तरह से उत्तराखंड की भी और पूरे प्रदेश की और पूरे देश। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून के एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस नेताओं ने बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उनकी प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक कौशल और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस में सक्रिय नेता के रूप में स्वर्गीय बहुगुणा ने अपना जीवन देश सेवा में लगाया। नेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज 107वीं जयंती है और पूरे देश में और उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड उनका मूल था, पौड़ी गढ़वाल के थे, बुगाने गांव के, यहाँ और पूरे देश में लोग आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो उनका राजनीतिक कौशल था, जो उनका स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका थी, 10,000 रुपया जिंदा मुर्दा इनाम रखा था अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर। और उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो उनकी अग्रणी भूमिका थी, उसके बाद कांग्रेस, जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित होकर के गए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र के मंत्री बने। देश के सेकुलर जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको हमेशा बहुगुणा जी ने जीवित रखा। एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में आज पूरा देश उन्हें ऐसे समय में याद कर रहा है जब पूरे देश में आज सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, आज पूरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। ऐसे समय में बहुगुणा जैसे नेताओं की याद आती है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कुंभ मेला 2027 में लोगों को साइबर क्राइम और ठगी से जुड़ी शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस बार कुंभ मेले में अलग से एक साइबर थाना बनाया जाएगा, जिसमें आईटी और साइबर एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ कुंभ मेला पुलिस भी अपनी तैयारियों और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कुंभ मेला 2027 में लगभग 35 थाने बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
जिस तरह से हम लोग एक डिजिटल युग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं, वैसे जो डिजिटल क्राइम है वो भी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम भी इसी का एक हिस्सा है। और पुलिस भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। आगामी कुंभ मेले के दौरान भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि साइबर क्राइम अगर कोई होता है तो त्वरित संबंधित व्यक्ति को इससे हम लोग राहत दे सकें। इसके लिए हम लोग एक अलग से साइबर थाने का भी प्रस्ताव जो हमारे यूजुअल थाने होते हैं उनके अलावा कर रहे हैं। कुंभ मेले के लिए फोर्स अगर हम परंपरा को देखें तो कई चरणों में आता रहा है और अभी प्रथम चरण का फोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी महीने तक हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चूँकि अभी 4 धाम में भी काफ़ी हमारा फोर्स इंगेज्ड है, उसके बाद फिर कांवड़ में भी काफ़ी फोर्स इंगेज्ड होता है, तो एक तरह से कांवड़ के बाद फिर काफ़ी संख्या में फिर फोर्स की वृद्धि होती है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में नेहरू कॉलोनी स्थित किराए के कमरे में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसका पंखे से शव लटका हुआ मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान लखीमपुर निवासी आकाश के रूप में हुई है, जिसकी करीब 9 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने प्रदेश में अगले कुछ दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर तोमर के अनुसार वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम ईस्टर्ली हवाओं का भी साथ मिलेगा। देखिए, जो अभी एक जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण और जो है ईस्टर्ली भी हमारे को मिलने वाला है, तो अगले कुछ दिन में हम कुछ एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो शुरुआत में जो उत्तर के हमारे जो अगले 24 घंटे में उत्तर के जो हमारे जिले हैं, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले, उसमें हमको 24 घंटे में हल्के से हल्की, बहुत हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है और 4400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की। सिमिलरली अगले उसके बाद 25 तारीख को एक्टिविटी थोड़ा सा ऊपर के जो उत्तर के जिले हैं जो मैंने बताया, वो उनमें थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।